बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ तफसीलात आप तक पहुँच गई होंगी, क्योंकि आज तमाम टीवी चैनल्स की जो स्क्रीन है वो रेड थी और नैब तरमीम जो की गई, इस तरमीम को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन नाज़रीन, मामला इतना सादा नहीं है जितना कि इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सिर्फ इस नैब तरमीम को ही नहीं उड़ाया, बल्कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी उड़ा दिया है। बड़ा फ़ैसला दिया गया है चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ कबल। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस और 17 तारीख को इन्होंने हल्फ़ लेना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी आज एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, एक हंगामी फ़ैसला आप इसको कह लें, और इसका बराह रास्त जो असर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुकदमों के ऊपर पड़ रहा है। एक बड़ी तब्दीली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या किया, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह का खड़ाक, इस पर भी कुछ तफ़सीलें आपके साथ तफ़सील है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो ख़बर है बड़ी वो है नैब तरमीम के हवाले से। वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि असल में जो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने नैब तरमीम, क्योंकि सारी नैब तरमीम उन्होंने नहीं उड़ाई, एक नैब तरमीम जो थी वो उन्होंने बरकरार रखी है। पहले इसकी डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर अनवारुल हक काकड़ के बारे में चीफ़ जस्टिस के हवाले से किस तरह से चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, क्या फ़ैसला, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस आज 12:15 बजे का टाइम दिया गया, नोटिफिकेशन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आया, काज लिस्ट जारी हुई कि 12:15 बजे जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। तो मैं भी आज सुबह मैंने 12 बजे के करीब व्लॉग आपके लिए अपलोड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, और जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया कि यहाँ पर जो फ़ैसला है वो सुनूँगा और फिर उसके बाद डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बहरहाल 12:15 बजे पहले फ़ैसला नहीं हुआ, फिर उसके बाद 12:30 अदालती अमले ने कहा कि फ़ैसला होगा, लेकिन 12:30 भी नहीं हुआ, और 1 बजे के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। और इस दौरान कमरा अदालत के बाहर अगर मैं आपको बताऊं तो जो जिस कॉरिडोर से जजेस इंटर होते हैं, वहाँ की अगर कुछ सूरत हाल आपको बताऊं कि फ़ैसला लेट होने की जो वजह थी वो क्या थी, वो थी जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो दोनों मौजूद थे, और वो आ भी रहे थे कमरा अदालत के अंदर, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 3 रुकनी बेंच था, तो तीनों जजेस ने इकट्ठे ही आना होता है। तो जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब का इंतज़ार था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। बहरहाल जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब आए, फिर उसके बाद तीनों जो जजेस थे वो कमरा अदालत के अंदर इकट्ठे दाखिल हुए, बैठे, और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, इसने जो अपना फ़ैसला है वो सुनाया। इसमें हुआ ये कि एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया है, 2-1 से असल में ये फ़ैसला आया है। जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है, और तीसरे जो जज थे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने इससे इख्तलाफ किया। फ़ैसले में इमरान खान साहब ने चूँकि इसमें दरख्वास्त दायर की थी नैब तरमीम के ख़िलाफ़, तो वो एक्सेप्ट कर ली गई। इसमें कहा गया कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो काबिल समात है, ये फ़ैसला सुनाया गया। फिर साथ ही ये कहा गया कि नैब में एक जो तरमीम की गई थी कि 50 करोड़ से कम के जो केसेस होंगे करप्शन के, उसमें नैब तरमीम ये थी कि उसमें नैब जो है वो तहकीकात नहीं कर सकता, 50 करोड़ से ऊपर के जो केसेस होंगे वो नैब सुन सकता है। तो इस तरमीम को सबसे पहले उड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि कम 50 करोड़ से करप्शन के केसेस जो हैं वो भी नैब सुन पाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अवामी ओहदा रखने वाले जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो रेफरेंसेस हैं वो बहाल किए जाते हैं, यानी कि जो सारा के सारा NRO दिया था इस PDM ने ख़ुद को, उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एहतसाब अदालतों में वापस जमा करवाए जाएँ, बहाल किए जाते हैं वो सारे के सारे केसेस,
और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये जो नैब मुकदमात हैं वो वापस दाखिल किए जाएँ और इनकी प्रोसीडिंग जो है वो वहीं से फिर शुरू की जाए। तो 7 रोज़ के अंदर अंदर वो सारे जो केसेस हैं वो वापस एहतसाब अदालतों में जाकर तो वहाँ पर खुल जाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी अहम चीज़ थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि नैब कानून में तब्दीली से ख़त्म किए गए करप्शन केसेस के जो तमाम फ़ैसले हैं उनको भी कालादम करार दिया जाता है, यानी कि वो जो वापस कर दिए गए थे, केस ख़त्म कर दिए गए थे, वो फ़ैसले भी कालादम करार दिए हैं और वो वापस अब एहतसाब अदालतों में जाएंगे और जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। फिर इसके अलावा बेनामीदार और आमदन से ज़ायद असासों की जो डेफिनेशन थी वो भी तब्दील की गई थी तारीफ़, यानी कि उसमें यह किया गया था कि जो केस है वो अब बजाय इसके कि जो मुल्ज़िम है वो साबित करे कि आमदन से ज़्यादा असासे जो हैं वो उसके पास किधर से आए, साबित जो है वो प्रोसिक्यूशन ने करना है। तो ये एक इसमें तरमीम थी, इस तरमीम को भी उड़ा दिया गया है। फिर इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो इसमें एक तरमीम जो नहीं उड़ाई गई वो ये कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी हद तक जो नैब तरमीम 2022 है वो बरकरार रखी गई है, जबकि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों यानी कि सियासतदानों से मुतल्लिक तरमीम कालादम करार दी गई है। तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये नहीं लागू होगा। तो जो दीगर वो हैं अवामी ओहदा रखने वाले या जो सियासतदान हैं उनके केसेस वापस होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ैसला था जो कि आज सुनाया गया। अब नाज़रीन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये सारे केसेस वापस होंगे तो इन सारे केसेस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनका भी एक केस था जो कि नैब अदालतों से वापस हुआ था और अब वो वापस नैब अदालतों में जाएगा इस फैसले के बाद, और यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता था। ज़ाहिर सी बात है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और असल में उनके ऊपर वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में खुर्द बुर्द से रिलेटेड एक मामला था जिसमें करप्शन का वो मामला था और 50 करोड़ से अंडर वो मामला था। तो इस वजह से ये हुआ जी कि ये अब इसमें नैब तहकीकात नहीं कर सकता, तो इनको रिलीफ मिल गया था, लेकिन अब नैब के पास वो वापस चला गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैसे औरों के भी बहुत सारों के केसेस वापस हुए हैं, उसकी भी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन चूँकि इस वक्त हुकूमत में और निगरान वज़ीर-ए-आज़म है आपके अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका केस भी खुल गया है और वो भी वापस चला गया है नैब में और उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात, और ज़ाहिर सी बात है ये करप्शन का मामला है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इस फैसले के बाद अहम ये जो चीज़ थी मैंने कहा आपके साथ मैंने ये भी शेयर करनी है। तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था और केस था वो भी अब वापस चला गया है। और इसमें एक और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 7 दिनों के अंदर जो टाइम बाउंड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्या इस टाइम के अंदर अंदर ये जो केसेस हैं, क्योंकि दर्जनों और सैकड़ों के हिसाब से केसेस थे गालबन, तो क्या ये वापस 7 दिन में जमा करवाए जा सकते हैं? कम टाइम तो नहीं दिया अदालत ने। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है। इस हवाले से एक जो अपडेटेड फहरिस्त थी वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो चुकी है, यानी कि तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुआ है, सब कुछ मौजूद है। बस वो रिकॉर्ड्स के मुताबिक सारी जो चीज़ें हैं वो वापस अदालतों में भेजनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेतरतीब सी चीज़ें हैं और रिकॉर्ड नहीं है और दोबारा से एक नए सिरे से केसेस को देखना है। तो इसलिए ये सवाल कि 7 दिनों में वापस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो ये सवाल जो है वो इसके ऊपर ही एक सवाल उठता है कि ऑलरेडी चूँकि प्रोसीडिंग के दौरान डिटेल्स नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा चुका है, तो इसलिए ये आसानी से वो वापस ये जो केसेस हैं वो भेज सकते हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जाते जाते एक बड़ा फ़ैसला था और इससे कैसे निगरान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब वो अफेक्ट होंगे, इसकी डिटेल्स थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे इख्तलाफ किया और डिटेल जजमेंट अभी तक नहीं आई, लेकिन जो बुनियादी उनका इख्तलाफ जो प्रोसीडिंग के दौरान भी था वो था कि जो ये बेंच बना है इस बेंच के ऊपर असल में उनको इख्तलाफ था, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या एक्ट के तहत जो बेंच था उसका इख्तियार था टॉप सीनियर जो 3 जजेस हैं उनके पास। तो ये तो चीफ़ जस्टिस ने बनाया है बेंच और ये खुद नोटिस के मुताबिक केस सुन रहा है, तो उनका ये बेसिकली एक बुनियादी इख्तलाफ था, यानी कि वो बेंच ही केस के ऊपर तो उनको भी खैर नहीं है कि आया ये इसको तरमीम को कालादम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चूँकि बेंच के ऊपर सवाल उठा दिया तो बेंच केस नहीं सुन सकता, तो फिर फ़ैसला तो बाहर की और देर की बात है। तो बहरहाल एक तरफ उनको एतराज़ भी था, लेकिन फिर वो इस बेंच में बैठे भी हुए थे। तो बहरहाल ये उनका बेसिक एक इख्तलाफ था। अब डिटेल जजमेंट में उनकी जो सारा इख्तलाफ होगा वो रिटर्न में आएगा, तो वो उसमें मज़ीद डिटेल भी इस हवाले से सामने आ जाएंगी। लेकिन अब मामला इंटरेस्टिंग इस तरह से हो गया है
कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जो गेम है वो ऑन हो चुकी है। और वो ऐसे कि उन्होंने आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बर सामने आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और 18 सितंबर को उसकी समाअत होगी। और जाहिर सी बात है लार्जर बेंच है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त चीफ़ जस्टिस होंगे, परसों वो हल्फ ले रहे हैं, मंडे से वो बाकायदा प्रोसीडिंग करेंगे। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की अब जो समाअत है वो करेंगे। तो अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि ऑलरेडी उसको मुअत्तल किया हुआ है, हुक्म इम्तना है उसके ऊपर, तो अगर वो बहाल होता है या वो मुस्तरद होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर वो बहाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो बेंच है जितने भी बने हैं वो सारे बेंचेस के ऊपर सवालिया निशान है। और उसमें जो नैब तरमीम वाला बेंच है अगर उसके ऊपर भी सवालिया निशान है तो फिर जो उसका फ़ैसला है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब बनेंगे तो उनके हाथ में ये जो एक बड़ा फ़ैसला है वो होगा। और अगर वो वाकई उसको दुरुस्त करार दे देते हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कलअदम कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद बनने वाले जो बेंचेस हैं वो ठीक होंगे और ये फ़ैसला बरकरार रहेगा। लेकिन फिर इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर नज़रसानी इसके ऊपर एक जो है वो दायर कर दी जाती है कि ये जो फ़ैसला दिया गया चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नज़रसानी में वो कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उस सूरत में चूँकि ये 2-1 से फ़ैसला आया है, जस्टिस इजाज़ुल हसन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक तरफ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक तरफ। तो अगर अब जो है ये होता है कि नए सिरे से जब ये फिर नज़रसानी में बेंच बनेगा तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो नहीं होंगे, तो अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होते हैं तो उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि उनका और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं ये सेम या लाइक माइंडेड जजेस होंगे। तो 2 जजेस इस तरफ हो जाएंगे और जस्टिस इजाज़ुल हसन एक तरफ हो जाएंगे। तो फिर उसमें हो सकता है कि ये जो सारी नैब की तरमीम का फ़ैसला दिया गया ये फ़ैसला ही ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर एक नया जो कट्टा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुल जाएगा। तो एक तरफ तो जहाँ पर ये नैब का फ़ैसला आया है इसमें अनवारुल हक साहब जो है वो भी फंस गए हैं, लेकिन उसके साथ ही बड़ी एक गहमा गहमी और हलचल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से शुरू होगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि 18 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, लेकिन उसका बेंच क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो वो डिसाइड करेंगे। और उससे पहले ज़ाहिर सी बात है फुल कोर्ट भी बनेगा, और अगर फुल कोर्ट इसके ऊपर बनता है तो इस वक्त 15 जजेस हैं जिनमें से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद 14 जजेस रह जाएंगे। तो पहले एक जो तकसीम थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पर जो डिटेल सामने आई थी कि 7 और 8 की डिवीज़न है, यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मिलाकर 7 जजेस और यानी कि 8 जजेस जो हैं उनकी तरफ थे और 7 जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिला के दूसरी तरफ। तो इस तरह से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद अगर फुल कोर्ट भी बनता है तो 7 जज एक तरफ और 7 जज एक तरफ होंगे। तो उस सूरत में 7-7 से अगर फ़ैसला आता है तो वो भी फिर टाई हो जाएगा। तो ये भी एक नई मुसीबत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक नई टेंशन जो है वो इस वक्त पड़ चुकी है कि अगर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट भी बनता है तो फिर 7-7 होती है, तो फिर उसके बाद सवाल फिर ही रहेगा कि अब क्या करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का क्या करें। तो बहरहाल ये सारी की सारी जो चीज़ें आप इस के साथ मुंसलिक हो चुकी हैं अभी कुछ दिनों के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है आज जो है वो 15 तारीख़ है, कल 16 तारीख़ हो जाएगी, 17 और 18 मंडे वाले दिन ये समाअत के लिए मुकर्रर है। तो तब क्या होता है, ये जो फ़ैसला है ये भी इसके साथ मशरूत फिर हो जाएगा। अगर उड़ा दिया जाता है तो ये फ़ैसला भी फिर गया, लेकिन अगर मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर एक नई डायरेक्शन में जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। तो बहरहाल ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट नुकात थे जो कि इसके निकलते थे। मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि नैब तरमीम के हवाले से तो काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन्स भी रेड हो चुकी हैं, वो आप तक पहुँच रही होंगी कि क्या क्या डिटेल हैं। तो बहरहाल मैं देख लेता हूँ और भी कोई जो चीज़ है अगर वो रहती है तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलता हूँ कि इसमें क्या क्या मामला है। तो बहरहाल यही आज की जो है वो चीज़ रही। बाकी जो आज माहौल रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो वो आगाज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालती अमला पहले 12:15 का हुआ, फिर अदालती अमले ने कहा कि 12:30 बजे होगा, लेकिन फिर 12:30 के बाद भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हम वेट करते रहे। अंदर बाहर मैं ख़ुद भी होता रहा, कभी कोर्ट के अंदर और कभी बाहर, कि कितना जो है इससे होगा, कब जो फ़ैसला वो आएगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वेट करते रहे, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब थोड़े से ताख़ीर
से जो है वो आए थे और फिर वो अपने जो है वो मीटिंग रूम में भी गए। ये भी ज़राए से जो है वो चीज़ें मालूम हुई। और फिर उसके बाद जस्टिस जावेद हसन और तीनों जजेस, जो जज का एक गेट होता है वो पीछे से इंटर होते हैं और इंटर होकर अपनी कुर्सियों के ऊपर तीनों जजेस बैठे और उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो उन्होंने सुनाना शुरू किया। और फिर बारी बारी ये जो फ़ैसला था वो मैंने अपने चैनल को भी रिपोर्ट किया और अब आपके साथ भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।